नीट की तैयारी के लिए जरूरी है फिजिक्स, और फिजिक्स की तैयारी के लिए जरूरी है बेटा बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, आइए जल्दी से आपको 15 से 20 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। बेसिक मैथ्स के अंदर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या? राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड होती है। ये एंगल थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। टोटल कितने? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और साइन अपॉन कोस जो है वो टेन थीटा होता है। अब ये साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, पी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इनकी कुछ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। जीरो पे साइन की वैल्यू जीरो, कॉस की वैल्यू वन, टेन की वैल्यू जीरो, 30 पे 1/2, √3/2, 1/√3, 45 पे 1/√2, 1/√2, 1, दोनों सेम है इसलिए यहाँ वन आ जाता है। 60 पे √3/2, 1/2 √3। 90 डिग्री पे साइन 90 1 होता है, कोस 0 होता है, टेन फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/0, 1/0। इनके अलावा ये एंगल अपने को और पता होने चाहिए 53 और 37। देखो याद रखने का बहुत आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? देखो ये 3 4 5 वाला जो ट्राइंगल है उसके अंदर एक एंगल होता है 53, दूसरा होता है 37। तो 53 कैसे याद रखेंगे? 5 और 3, 5 और 3 के बीच का जो एंगल है वो 53। देखो 53 5 और 3 से मिलकर बनता है, तो 5 और 3 के बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो बचा एंगल जो है वो 37 हो जाएगा। अब अगर आपको साइन 37 चाहिए तो पी बाय एच कर लो, तो 3/5, कोस 37 4/5, टेन 37 3/4। 53 चाहिए, 53 चाहिए तो साइन 53 4/5 हो जाएगा, साइन और कॉस 53 3/5 हो जाएगा, और ये 4/3 हो जाएगा। अब एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल बनता है किसी आर्क के कारण। ये जो आर्क आपको दिखाई दे रहा है, एंगल बनता है आर्क के कारण। तो आर्क की कुछ लेंथ होती है और इसके सेंटर पे ये एंगल बनता है थीटा। तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस एंगल होता है, और यहाँ से सोल्व होने के बाद एंगल की जो वैल्यू आती है वो रेडियन में आती है। एंगल की यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट रेडियन ही है। डिग्री अपन यूज करते हैं लेकिन ऐसा यूनिट रेडियन है। तो अगर आपको एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो आप क्या करो? उसको कन्वर्ट करने के लिए, आप उसको कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो अपने को याद होनी चाहिए, जैसे 2 पाई जो है वो 360 डिग्री, 360 डिग्री को रेडियन में अपन 2 पाई बोलते हैं। 180 डिग्री पाई के बराबर होता है, 90 डिग्री पाई बाई 2, 60 डिग्री पाई बाई 3, 45 को पाई बाई 4 बोलते हैं, और 30 को अपन पाई बाई 6 बोलते हैं, 30 को अपन पाई बाई 6 बोलते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास। देखो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बहुत काम आएगा। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, या इसको ऐसे लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, या कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। फिर डबल एंगल के फॉर्मूले हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं डबल एंगल के फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा कॉस थीटा। उसके बाद कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले होते हैं बेटा, cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले। पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तीनों ही फॉर्मूले बड़े काम आते हैं। दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले जरूरी है, फॉर्मूलों को याद रखना भी जरूरी है। इसके अलावा अपने को एडिशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए। sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a माइनस बी का बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। cos a प्लस बी का फॉर्मूला, तो cos में क्या है? दोनों cos एक साथ आते हैं। कोस क्या? बड़ा हरामी आदमी है, लालची आदमी है, तो दोनों कोस एक साथ आते हैं। फिर हरामी है, देखो प्लस की जगह क्या आ गया? माइनस आ गया। तो आगे साइन की बारी, साइन ए साइन बी। अब ए माइनस बी होगा तो कोस ए कोस बी दोनों आगे, माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। आगे साइन ए साइन बी आ जाएगा। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी, नीचे प्लस आ जाएगा, ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। फिर अगर एंगल, ये तो एंगल जितने भी अपन ने अभी देखे, वैल्यूज देखी अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, वो सारे की 90 से अंदर, 0 और 90 के बीच थी। अगर एंगल 90 से बड़ा है, जैसे आते भी हैं 120 डिग्री, 150 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री, इनकी वैल्यूज अगर अपने को निकालनी हो तो हमारे पास ये रूल होता है, एएसटीसी रूल अपन इसको बोलते हैं। इसको याद रखने का तरीका भी है, एड शुगर टू कॉफी, एएसटीसी। ए का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट बेटा साइन का है एस, थर्ड क्वाड्रेंट टेन का है टी, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का है सी। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव वैल्यू देंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव वैल्यू देंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव वैल्यू देंगे, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो सर ये डिसाइड कैसे होता है पहला दूसरा क्वाड्रेंट? तो पहला क्वाड्रेंट यानी कि एंगल 0 से 90 डिग्री, पहला क्वाड्रेंट मतलब एंगल 0 से 90 डिग्री। एंगल 0 से 90 डिग्री होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। दूसरा क्वाड्रेंट मतलब एंगल 90 से 180 डिग्री, तीसरा क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 डिग्री, और चौथा क्वाड्रेंट मतलब 270 से 360 डिग्री। फिर आगे फिर साइकिल रिपीट होता रहता है। फिर आप 90 98 करते जाओ, आप क्वाड्रेंट में पहुंचते जाओगे, आप क्वाड्रेंट में पहुंचते जाओगे। आप ऐसे याद रख सकते हो कि 360 के जो भी मल्टीपल होंगे
वो यहाँ आएंगे, या 180 का इवन मल्टीपल यहाँ आएगा और 180 का ओड मल्टीपल जो है वो यहाँ आएगा। बड़ी वैल्यू आए तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब क्या क्या होता है, देखो रूल क्या क्या है हमारे पास। 90 माइनस थीटा के रूल, सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि एंगल 90 से कम है, 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सारे के सारे जो है वो क्या आएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। बस क्या याद रखना कि यहाँ आगे जिसके साथ थीटा प्लस या माइनस हो रहा होता है, अगर वो 90 का ओड मल्टीपल है तो नेम चेंज हो जाता है, जैसे साइन का कोस हो जाता है, कोस का साइन हो जाता है, टेन का कोट हो जाता है। और वही अगर ये इवन मल्टीपल है, देखो इवन मल्टीपल है ये 180 180 180, तो नेमिंग चेंज नहीं होती है, प्लस माइनस आएगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा है, कॉस थीटा हो गया, नेमिंग चेंज हो गई, लेकिन आएगा प्लस। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ये 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। 90 प्लस थीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। देखो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया, नेमिंग चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे 90 है। लेकिन जब देखो कोस की बारी आएगी तो नेमिंग भी चेंज होगी, आगे माइनस भी आएगा। टेन 90 माइनस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस का कॉट थीटा। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा भी कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, 180 माइनस थीटा भी अगेन हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट ही है। 180 माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट है। 90 प्लस करो 180 माइनस करो, एक ही बात है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, देखो साइन साइन, देखो यहाँ साइन का कोस बना क्योंकि यहाँ 90 था, 90 का ओड मल्टीपल था। यहाँ साइन का साइन रह गया क्योंकि यहाँ 90 का इवन मल्टीपल, हमेशा ऐसा ही होता है। 90 का ओड मल्टीपल है, नेमिंग चेंज करनी है, 90 का इवन मल्टीपल है, नेमिंग चेंज नहीं करनी है। प्लस आएगा कि माइनस आएगा क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन की वैल्यूज पॉजिटिव, कोस की वैल्यू देखो नेगेटिव आई, टेन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। 180 प्लस थीटा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है। देखो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस क्वाड्रेंट की वजह से आया, साइन का साइन रह गया क्योंकि ये 180 था, 180 था, ठीक है। कोस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले अपने को फटाफट रिवाइज कर लेने हैं। इसके बाद अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 2n पाई प्लस माइनस थीटा, 2n पाई मतलब 360 का मल्टीपल है, 360 का मल्टीपल है तो फिर वो सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। जैसे कोई आपसे पूछे कि साइन 4 पाई प्लस थीटा क्या होगा, तो साइन 4 पाई प्लस थीटा वापस साइन थीटा ही बन जाएगा, ठीक है। 2n पाई है ना, 2n पाई 360 का कोई सा भी मल्टीपल हो, प्लस माइनस थीटा है, प्लस थीटा है तो वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा। तो ये पूरा था हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ। ग्राफ बहुत काम होता है, ग्राफ का बहुत काम होता है। सबसे फेमस सबसे पहला ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, या y बराबर एम एक्स माइनस सी, या y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, या y बराबर माइनस एम एक्स माइनस सी, इस टाइप के ग्राफ अपने को देखने को मिलते हैं। सबसे y बराबर एम एक्स प्लस सी, अब m और c की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो होती रहती है, उस हिसाब से ग्राफ आता रहता है। तो देखो सबसे पहला ग्राफ बना रखा है y बराबर एम एक्स माइनस सी का, m स्लोप को बताता है, स्लोप मतलब x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा उसके टेन थीटा की वैल्यू। c y इंटरसेप्ट बताता है, देखो y बराबर एम एक्स माइनस सी का ग्राफ है, y बराबर एम एक्स माइनस सी का ग्राफ है, एम एक्स माइनस सी का ग्राफ है, देखो y इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव है, c नेगेटिव था, इसका मतलब y एक्सिस को इतनी डिस्टेंस नीचे कट करेगा। फिर स्लोप पॉजिटिव है इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव है इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर c की वैल्यू जीरो हो जाए तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, स्लोप पॉजिटिव तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर y इंटरसेप्ट भी इसका पॉजिटिव हो जाए तो ग्राफ y एक्सिस को ऊपर कट करेगा ओरिजिन से और ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, राइट साइड में ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर स्लोप नेगेटिव हो जाए, स्लोप नेगेटिव हो जाए, जैसे कि इसको देखो स्लोप यहाँ नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप है, y बराबर जैसे माइनस का 2x प्लस 4, ऐसी कोई इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो y इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है यानी कि ऊपर कट करेगा, स्लोप नेगेटिव है तो ये नीचे चला जाएगा, ग्राफ नीचे की तरफ बना देना है। और इस केस में बेटा एंगल जो आएगा वो 90 से बड़ा आएगा, क्यों, क्योंकि 90 से बड़ा सेकंड क्वाड्रेंट और 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है बेटा पैराबोला के, पैराबोला मतलब खुला कटोरा, ये याद रखने की बढ़िया ट्रिक है, पैराबोला मतलब खुला कटोरा। देखो ये आपको खुले कटोरे की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन अब कटोरे का मुंह चार तरीके से खुल सकता है, कटोरे का मुंह चार तरीके से खुल सकता है। अब अपने को पहचानना कैसे है कि पैराबोला बनेगा कि नहीं बनेगा, एक्स और वाई किसी एक के ऊपर पावर 1 हो, दूसरे के ऊपर पावर 2 हो तो पैराबोला बनेगा, ठीक है। पैराबोला का मुंह किधर खुलेगा, जिसकी पावर कम है, जैसे देखो यहाँ x बराबर के वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, x के ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 2 है, जिसकी पावर कम है उधर मुंह खोल दो, प्लस x की तरफ इसका मुंह खुल गया। और यहाँ अगर माइनस आ गया तो मुंह तो x की तरफ खुलेगा, लेकिन यहाँ माइनस आ गया इसलिए नेगेटिव x में मुंह खुल गया इसका। उसी तरीके से y बराबर के एक्स स्क्वायर, देखो अभी भी एक के ऊपर पावर 1 है, दूसरे पे पावर 2 है, लेकिन पावर कम इस बार y पे है, इसलिए देखो पैराबोला का मुंह किधर खुला, y की तरफ खुला, माइनस आ जाएगा तो माइनस y की तरफ खुल जाएगा। पैराबोला की तरह एक हो रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनता है, जब y और x में इनवर्स रिलेशन होता है। जब y और x में कैसा रिलेशन होता है, जब y और x में इनवर्स रिलेशन होता है, जब y और x में इनवर्स रिलेशन होता है, जैसे y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो, तो उस केस में हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब क्या है, x बढ़ाने पर y क्या होगा,
घटेगा, x बढ़ाने पर y घटेगा। इसका एक और फॉर्मेट होता है कि x और y का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट आ जाए, x और y का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट आ जाए तो ये भी क्या है, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरीके का डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। इस ग्राफ को आपको ना तो y एक्सिस को टच कराना है, ना ही x एक्सिस को टच कराना है, पैरेलल करके छोड़ देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ हमारे पास है सर्कल का। सर्कल का ग्राफ कब बनता है, जब इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आती है, यानी कि एक्स और वाई दोनों के ऊपर स्क्वायर आए और बीच में प्लस का साइन हो, तो ये आपकी सर्कल की इक्वेशन बनती है, और कोफिशिएंट दोनों का सेम हो तो सर्कल, और सामने जो ए स्क्वायर लिखा होता है वो सर्कल की रेडियस को बताता है। वही अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम ना हो, अलग अलग हो जाए, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच प्लस का साइन तो है लेकिन कोफिशिएंट अलग अलग हो गए, तो ये ग्राफ बनता है बेटा एलिप्स का, थोड़ा सा फैला हुआ सर्कल, जिसमें से एक्स के जो नीचे है ए का स्क्वायर, उस ए को बोलते हैं अपन सेमी मेजर एक्सिस, ए को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और बी को बेटा अपन बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। जरूरी नहीं है कि हमेशा ए ही सेमी मेजर एक्सिस है, जो बड़ी वैल्यू होगी वो सेमी मेजर एक्सिस, जो छोटी वैल्यू होगी वो सेमी माइनर एक्सिस। एक और ग्राफ हमारे बहुत बड़ा काम आता है, वो है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, y बराबर e की पावर माइनस की एक्स। एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ आता है, ये ग्राफ हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आएगा, कैपेसिटर के अंदर आएगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के अंदर, ये ग्राफ आपका इंडक्टर के अंदर आएगा, ये ग्राफ अगर आप मैकेनिक्स के अंदर अच्छा सवाल करोगे, ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर अच्छा सवाल करोगे वेलोसिटी वाला, उसके अंदर भी ये ग्राफ आएगा, ठीक है, ये ग्राफ हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर भी आएगा। तो इंपॉर्टेंट है क्या है, y बराबर e की पावर माइनस की एक्स हो, y बराबर e की पावर माइनस की एक्स हो, तो ये ग्राफ बेटा शुरू ही कहाँ से होता है, यहाँ से शुरू होता है। क्यों, क्योंकि जब आप देखो यहाँ x की वैल्यू 0 रखोगे तो किसी की भी पावर 0 1 बन जाता है, ये 1 से शुरू होगा, डिक्रीज करेगा, x की वैल्यू जैसे जैसे इन्फाइनाइट जाएगी ये ग्राफ 0 की तरफ जाएगा, x की वैल्यू इन्फाइनाइट जाएगी तब ये ग्राफ 0, तो टच नहीं कराना है, इसे पैरेलल करके छोड़ देना है, पैरेलल करके छोड़ देना है, तो ये ग्राफ हमारे काम आता है। और भी कुछ ग्राफ है, देखो ये कुछ तो स्ट्रेट लाइन पैराबोला वाले वही ग्राफ है। ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ देखो, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ, साइन थीटा का ग्राफ, साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, यहाँ ये 180 डिग्री होगा, यहाँ ये 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और ये 720 डिग्री हो जाएगा। तो साइन का ग्राफ है, साइन 0 से लेकर के 90 डिग्री तक तो बढ़ता है, उसके बाद वापस घटता है, 270 पे -1 हो जाता है, 270 पे -1 हो जाता है, ठीक है, फिर 360 पे वापस 0 हो जाता है, 180 पे भी 0 होता है। अब अगर आपसे कोई साइन स्क्वायर का ग्राफ पूछे तो साइन स्क्वायर का ग्राफ ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। कोई साइन में बना देता हूँ, देखो यहाँ कोई आपसे साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ पूछे तो वो फिर नेगेटिव में जो वैल्यू वो भी क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी। कोस का ग्राफ बेटा 1 से शुरू होता है, कोस 0 1 होता है, कोस 90 जो है वो 0 हो जाएगा, कोस 180 -1 होता है, और कोस 270 वापस 0 हो जाएगा, और कोस 360 ये 360 आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यूज पीडीएफ अपलोड करूंगा मैं, सही कर दूंगा, 360 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये कोस का ग्राफ आता है। अब कोई कोस स्क्वायर का ग्राफ पूछ ले आपसे, कोस स्क्वायर का ग्राफ पूछ ले, तो जो नेगेटिव में वैल्यू है ना बेटा वो क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव में वैल्यू वो पॉजिटिव हो जाएगी, ये इस तरीके से कॉस स्क्वायर का ग्राफ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट होता है साइन स्क्वायर का ग्राफ और कॉस स्क्वायर के ग्राफ भी। फिर ये टेन का ग्राफ है, देखो 90 पे इनफाइनाइट को जाएगा, 90 पे इनफाइनाइट को जाएगा, ये टेन के ग्राफ है, साइन और कॉस के ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये था हमारा ग्राफ का सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई भी फंक्शन है y, जैसे मैंने बोला y बराबर एफ एक्स, इसका मतलब y x का फंक्शन है, x की वैल्यू को पुट करने पर y की वैल्यू आएगी। अगर x की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, यानी कि x की वैल्यू को चेंज करने पर y की वैल्यू चेंज भी होगी। अब x की वैल्यू को चेंज करने पर y की वैल्यू कितनी फास्ट या कितनी धीरे चेंज हो रही है वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए अपने को करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। तो किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है y, वो x के रेस्पेक्ट में कितना फास्ट या कितना धीरे चेंज हो रहा है, अगर ये आपको निकालना है, ये अगर अपने को निकालना है तो ये अपन निकालते हैं किससे, डिफरेंशिएशन से। कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन से निकालते हैं, ठीक है बात। अब क्या क्या है डिफरेंशिएशन के रूल वो देख लो, क्या क्या है डिफरेंशिएशन के रूल देख लो। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, ग्राफिकल मतलब क्या है, देखो डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मतलब होता है कोई भी ग्राफ है y और x के बीच, अगर बेटा y बराबर एफ एक्स है, y और x में कोई रिश्ता है तो ग्राफ बनेगा। अभी आपको बता देते हैं सारे ग्राफ, कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा। तो उस ग्राफ पे एक टेंजेंट खींचेंगे तो उस टेंजेंट की जो स्लोप आएगी, टेंजेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप आएगी ना वो होता है डिफरेंशिएशन, वो होता है डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। अब डिफरेंशिएशन करने के कुछ रूल्स है, फटाफट मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 आता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। x की पावर n है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर आगे लाओ, एक पावर कम करो, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, दूसरी पावर ऑलरेडी जो पावर होती है, जैसे x की पावर 5 है, देखो ये नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, x की पावर 5 है तो 5 आगे आ जाएगा और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 5 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर tan x का डिफरेंशिएशन करना है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, cosec x का माइनस cosec x cot x होता है। और भी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, देखो साइन का क्या होता है, साइन का कोस होता है, याद रखें कोस का क्या होता है, कोस का माइनस साइन होता है। साइन का डिफरेंशिएशन कोस, लेकिन कोस का माइनस है, बोला ना कोस जो है बेटा वो लालची हरामी आदमी है। tan का डिफरेंशिएशन बेटा sec स्क्वायर x होता है,
ये 3 काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए, काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए। अब कुछ एग्जांपल देखो, जैसे y बराबर 10 दिया हुआ है, y बराबर 10 अगर आपको दिया हुआ है, तो y बराबर 10 अगर आपको दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। y बराबर x, तो x मतलब पावर 1 है, पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, पावर 1 में से 1 कम करेंगे तो 0 बचेगी तो 1। तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 1 होता है। t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। x की पावर 5 का 5x की पावर 4, ऊपर भी देखा था अपन एग्जांपल। अब अगर पावर डिवाइड में आ जाए, पावर डिवाइड में आ जाए तो उस पावर को ऊपर ले जाके उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन होगा तो -2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम करेंगे तो -3, वापिस जब इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो 2 ओवर x की पावर 3 हो जाएगा, 2 ओवर -2 ओवर x की पावर 3 हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन थे। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, बाकी भी लिखे हुए हैं, आप याद रख सकते हैं। ज्यादातर काम साइन कॉस और टेन के डिफरेंशिएशन आते हैं। उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन नेचुरल log है, ln x जिसको अपन बोलते हैं, नेचुरल log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। इसको भी याद रखने के देखो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये ln x लिखते हैं, इसका नेचुरल log है ना, इसको उल्टा पढ़ो, x को नीचे लाओ, ठीक है। अगर y बराबर ln x है, उसका डिफरेंशिएशन करना है तो x को नीचे लाओ, यानी कि 1 अपॉन x। ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, कुछ नहीं बिगड़ता है। a की पावर x आपने दे रखा है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x आगे ही आ जाएगा। अगर y बराबर 10 की पावर x दे रखा है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है तो ये आ जाएगा 10 की पावर x, आगे आ जाएगा ln 10। ये इतना हमारे काम नहीं आता है, log x और e की पावर x हमारे काम आते रहते हैं, फिर भी कभी आ जाए तो पता रहना चाहिए। दूसरे क्या रूल है, दूसरे रूल है देखोगे, अगर आप दो या दो से ज्यादा फंक्शन को जोड़ते हो, मल्टीपल फंक्शन है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो बीच में प्लस है तो प्लस रह जाएगा, माइनस है तो माइनस रह जाएगा। दो फंक्शन ऐड होते हैं या माइनस होते हैं तो इंडिविजुअल आप अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हो। जैसे x का 1 हो जाएगा, इसको जब आप डिफरेंशिएट मारोगे तो पावर आगे, एक पावर कम, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन x स्क्वायर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रख सकते हो तुम, कि 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन x स्क्वायर, और 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन x। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये 2 रूट x का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो x की पावर हाफ लगा दीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और -3 e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। अब जब जुड़ते हैं माइनस होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मल्टीप्लाई होते हैं ना बेटा, जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं दो या दो से ज्यादा फंक्शन, तो फर्क पड़ता है। जैसे u इंटू वी मेथड, तो u v का अगर आपको y बराबर u इंटू वी इसका डिफरेंशिएशन करना है तो बारी बारी होता है, u को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ के u का डिफरेंशिएशन। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि x और log x, ये दोनों आ गए मेरे पास, तो क्या करेंगे, सबसे पहले x को छोड़ेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, प्लस log x को छोड़ेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, तो फाइनली x से x कट जाएगा, आंसर आएगा 1 प्लस log x। फिर अगर u और v दो फंक्शन डिवाइड में आ जाए तो क्या है, सबसे पहले v का स्क्वायर डिवाइड में, फिर v को छोड़ा, u का डिफरेंशिएशन माइनस, अब u को छोड़ा, v का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला होता है। जैसे x अपॉन साइन x आया, दो फंक्शन है डिवाइड में है, तो सबसे पहले डिवाइड में साइन का स्क्वायर किया, फिर साइन को छोड़ के x का डिफरेंशिएशन 1 आया, माइनस x को छोड़ के साइन का डिफरेंशिएशन आ गया आपके पास, cos x आ गया। अब इसको आगे और सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद बेटा डिफरेंशिएशन में आता है चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है कि अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब में खाली x x x आ रहा है, x की टर्म में अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं। अगर x की जगह x स्क्वायर आ जाए, x की जगह 2x आ जाए, x की जगह t आ जाए, x की जगह कुछ और आ जाए, यानी कि फंक्शन जो है वो किसी और का हो, डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा हो, फंक्शन x स्क्वायर का है, डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, फंक्शन t का है, डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ऐसी जब चीजें होगी तो चेन रूल काम आएगा। तो चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है कि जो फंक्शन है, जैसे साइन एक्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, साइन एक्स की जगह साइन एक्स इसका स्क्वायर आया, तो कुछ और आया, जो कुछ और आया ना उसको बस एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका तो कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स स्क्वायर का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर इसको आगे लिख देंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से देखो लोग x होता तो सीधा आंसर होता 1 अपॉन x, लेकिन अब लोग के अंदर कुछ और है, तो सबसे पहले 1 अपॉन जो कुछ और है वो, फिर चेन रूल से वापस इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 पड़ा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ये ऊपर 4x है, डिवाइड में 2x स्क्वायर प्लस 4 है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से चेन रूल लगता है। फिर डबल डिफरेंशिएशन भी काम आता है, ठीक है। तो अगर y बराबर साइन x, अगर आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, अच्छा डिफरेंशिएशन को लिखने का एक और तरीका होता है, उसके ऊपर y के ऊपर डैश लगा दो, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, तो y एक बार डिफरेंशिएट किया, देखो कोस आया, एक बार और करेंगे d2y/dx स्क्वायर पढ़ते हैं, मतलब y का दो बार डिफरेंशिएशन, तो कोस का माइनस साइन आएगा, तो साइन का दो बार डिफरेंशिएशन करने पर माइनस का साइन आ गया। y बराबर x क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार तो 3x स्क्वायर आएगा, फिर एक बार और करेंगे तो 3 पड़ा है, आगे क्या आ जाएगा, ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 6x। फिर ये तो d2y/dx स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन, इसका मतलब होता है, जैसे dy/dx का मतलब होता है स्लोप, dy/dx का मतलब क्या होता है, dy/dx का मतलब होता है स्लोप,
तो d2y/dx² का मतलब क्या है, मतलब आप एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हो उसका, तो इसका मतलब होता है स्लोप का डिफरेंशिएशन। स्लोप का डिफरेंशिएशन यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ये मतलब होता है d2y/dx² का रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। फिर मैक्सिमम मिनिमम में काम आता है, कहीं भी किसी भी फंक्शन के अंदर चाहे मैक्सिमम बनेगा चाहे मिनिमा बनेगा, वहाँ पे क्या जीरो होगा, वहाँ पे dy/dx जीरो होगा, वहाँ पे dy/dx जीरो होगा। एक चीज़ और लिख देता हूँ, जहाँ मैक्सिमा बनेगा वहाँ d2y/dx² डबल डिफरेंशिएशन बेटा नेगेटिव होगा, और जहाँ मिनिमा बनेगा वहाँ dy/dx तो जीरो होगा, क्योंकि जहाँ मिनिमा बन रहा है जहाँ मैक्सिमम बन रहा है वहाँ देखो दोनों साइड जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो उसकी स्लोप आपकी जीरो आ रही है। तो d2y/dx² d2y/dx² ये क्या आएगा, d2y/dx² ये हमारे पास यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो स्लोप पहले नेगेटिव है फिर जीरो हुई फिर पॉजिटिव हुई, तो स्लोप में जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, पॉजिटिव है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इतना अपने को डिफरेंशिएशन में पता होना चाहिए, बाकी बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस से होता है। फॉर्मूला इतनी है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास अब आएगा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मतलब होता है स्लोप, तो इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन का भी कुछ मतलब होता है। तो इंटीग्रेशन भी किसी फंक्शन का ही होता है। इंटीग्रेशन है क्या, बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब तो जोड़ना। ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है, एक तरीके से रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, आप ऐसे बोल सकते हो। डिफरेंशिएशन का रिवर्स ऑपरेशन है जिसका मतलब होता है जोड़ना। तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स का ग्राफिकल मतलब मैं पहले आपको बताता हूँ कि अगर वाई और एक्स का एक फंक्शन है ना बेटा, वाई अगर एक्स का एक फंक्शन है, इसका मतलब वाई और एक्स में पक्की बात है कोई ना कोई ग्राफ बन रहा होगा। अब मान लो ऐसा ग्राफ बन गया, तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया मान लो कोई बोले कि x1 से x2 तक का एरिया निकालना है, x1 से x2 तक का एरिया निकालना है, तो वो एरिया निकालने के लिए अपन करते हैं इंटीग्रेशन। और ये एरिया कौन सा आएगा, ये एरिया आएगा ये ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व बताता है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। अब कैसे होता है इंटीग्रेशन वो भी पता होना चाहिए, वो भी बताते हैं बेटा। सबसे पहले एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन किया था बेटा, पावर कम हुई थी, यहाँ पावर एड होती है, एक पावर एड करते हैं और उसी पावर को डिवाइड में लगाते हैं। प्लस में सी आता है जिसे अपन इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तब, लेकिन अपन फिजिक्स में ज़्यादातर लिमिट वाले इंटीग्रेशन ही कर रहे होते हैं, तो इसका कुछ मतलब नहीं है। इसके बाद अगर खाली dx का इंटीग्रेशन करना हो, तो बोलने में ऐसा बोलते हैं कि खाली dx का इंटीग्रेशन हो रहा है, लेकिन असल में 1 का इंटीग्रेशन हो रहा होता है। इसके साथ क्या चिपका होता है, 1 चिपका होता है। 1 यानी कि x की पावर जीरो, x की पावर जीरो का, x की पावर जीरो का इंटीग्रेशन पावर एक बढ़ाओ वही डिवाइड में लगाओ तो x हो जाता है, यानी कि dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो कोई पूछे dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन फिर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। ठीक बात। x का इंटीग्रेशन पावर 1 है तो बेटा x² अपॉन 2 हो जाएगा, एक पावर बढ़ाओ 2, 1 का 2 होगा वही डिवाइड में लगाओ, x² है तो x³ अपॉन 3 हो जाएगा। अब अगर पावर डिवाइड में आ जाए, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखना आप। अब अगर पावर डिवाइड में आ जाए जैसे 1/x² आएगा, बहुत काम आता है फिजिक्स के अंदर, अंधाधुंध काम आता है। तो सबसे पहले पावर ऊपर ले आओ तो x की पावर -2 आ गया, x की पावर -2। अब इसमें एक जोड़ो तो -2 + 1 वही डिवाइड में लिख दो, तो x की पावर -1/-1 तो ये बनेगा -1/x। तो 1/x² का 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। ये भूलना मत, ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब n की वैल्यू जब -1 होगी तो 1/x बन जाएगा। अब इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना, इसका सीधा होता है log x। क्यों, क्योंकि बेटा log x का डिफरेंशिएशन होता था ना 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। ठीक है। बाकी कुछ और एग्जांपल्स है वो आप देख लेना। एक और देखो log x का जनरली कम काम आता है, लेकिन फिर भी याद रखो कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x। आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लो, आपको पता लग जाएगा, वही आएगा। ठीक है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लो, वही आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन, अब साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस था, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा। क्यों, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने पर वापस क्वेश्चन मिलना चाहिए। इंटीग्रेशन से जो आंसर आएगा उसको डिफरेंशिएट करने पर आपको वापस क्वेश्चन मिलता है। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो आगे एक माइनस और रहेगा तो प्लस साइन बन जाएगा। तो इसी तरीके से कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन। क्यों, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, कॉस होता है। टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता था, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कोट एक्स हो जाएगा, माइनस का कोट एक्स हो जाएगा। तो ये था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब अगर इन फॉर्मूलों में कुछ जुड़ जाए, जैसे जो भी आपने फॉर्मूले पढ़े, साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला पढ़ा है, अगर इन फॉर्मूले में कुछ जुड़ जाए, अगर इन फॉर्मूले में कुछ जुड़ जाए तो जुड़ने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूले पे, लेकिन अगर एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो जो मल्टीप्लाई में हुआ है ना बेटा, वो डिवाइड में लिख देना है आपको। जो मल्टीप्लाई में आया है ना वो डिवाइड, बाकी फॉर्मूला एज इट इज सेम रहेगा, आप देख सकते हो सब में सेम है, सब में सेम है। इवन ये फॉर्मूला आपका एक्स की पावर एन के लिए भी लागू रहेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे ए एक्स प्लस बी की पावर एन किसी ने लिखा है, तो वो क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन डिवाइड में एन प्लस वन, लेकिन जो ए एक्स के मल्टीप्लाई में ना बेटा वो डिवाइड में आ जाएगा बस। साथ में सी आप चाहो तो लिख सकते हो।
इसी तरीके से 1/x, तो 1/x के साथ कुछ जुड़ता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में आया ना बेटा, तो ये फॉर्मूले में डिवाइड में आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। e की पावर ax प्लस बी, तो e की पावर ax प्लस बी रहा। अब x के साथ जो मल्टीप्लाई में आया वो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। फिर आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन बेटा लिमिट वाला इंटीग्रेशन, जिसमें अपन लिमिट डालते हैं। ये जो नीचे लिखते हैं इसको अपन बोलते हैं लोअर लिमिट, जो ऊपर लिखते हैं इसको अपन बोलते हैं अपर लिमिट। फिर क्या होता है, जैसे नॉर्मल तरीके से सोल्व होता है वैसे अपने को इंटीग्रेशन को सोल्व करना रहता है। तो x का इंटीग्रेशन x² by 2, अभी थोड़ी देर पहले देखा, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। सोल्व होने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे रखना होता है, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पहले 4 लिखा जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाया जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखा जाएगा। इसको सोल्व करने पर ये आ गया हमारे पास 6। उसी तरीके से x³ है, 0 से 2 है, तो पहले इसका इंटीग्रेशन पावर 1 बढ़ाओ, वही डिवाइड में लगाओ, फिर लिमिट 0, अच्छा यहाँ 1 से 2 है, ठीक है, यहाँ 1 से 2 है, फिर लिमिट 1 से 2 लग जाएगी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करने पर 15/4 आ जाएगा। इवन साइन का इंटीग्रेशन अगर आपको करना है, साइन का इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई, तो साइन का इंटीग्रेशन देखो फॉर्मूला माइनस कोस होता है, माइनस कोस, लिमिट लगाई 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है। इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने पर देखो ये -1 ये -1 -2, तो प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो आप याद रख सकते हो, e की पावर 0 1 होता है, e की पावर माइनस इन्फाइनाइट 0 होता है, e की पावर इन्फाइनाइट 0 होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो साइन वाले ग्राफ से, कि साइन का ग्राफ जो है सबको पता है कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, ये π/2 आता है, यहाँ यहाँ पाई आता है। तो ये जो बेटा एरिया है ना, ये एरिया, इस एरिया की वैल्यू 1 आती है। इस एरिया का मतलब क्या होगा बेटा, इस एरिया का मतलब होगा साइन का इंटीग्रेशन कहाँ तक, 0 से π/2 तक, ये 1 आता है। अब देखो सिमेट्री है, तो कोई आपसे 0 से पाई पूछे ना, तो इसका 1 एरिया, तो इसका भी एरिया 1, 1 और 1 क्या आएगा 2, ये देखो आंसर 2 आया। लेकिन कोई आपको 0 से 3π/2 पूछ ले, तो फिर बेटा ये एरिया एक्सिस के नीचे का एरिया अपने को नेगेटिव लेना होता है, ठीक है ना। एक्सिस के एरिया का, एक्सिस के नीचे का जो एरिया है वो नेगेटिव लेना होता है, तो 1 1 यहाँ आएगा -1। तो कोई आपसे पूछे इंटीग्रेशन 0 से 3π/2 साइन का, बेटा वो आएगा 1 + 1 2 -1 1 आएगा, करके देख लेना पड़ेगा आप। और जो 0 से 2π पूछ ले, 0 से 2π पूछ ले, तो 1 1 -1 -1 0 आएगा। 0 से 2π साइन का इंटीग्रेशन 0 आएगा। क्या सर ये कोस में भी लगा सकते हैं? बिल्कुल कोस में भी लगा सकते हैं, कोस का भी तो ग्राफ इसके जैसा ही है, कोस का ग्राफ इसके जैसा ही तो होता है। कोस एक्स का ग्राफ 1 से चालू होता है बस, बाकी होता तो इसके जैसा ही है, ऐसा ग्राफ होता है। अब ध्यान से देखते रहना, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये एरिया 1, ये एरिया फिर -1 लिखेंगे, ये -1 लिखेंगे, ये एरिया अपन 1 लिखेंगे, ये यहाँ आएगा 3π/2, ये यहाँ आएगा 2π। अब अगर आपसे कोई पूछे इंटीग्रेशन कोस एक्स बताओ 0 से π/2, 0 से π/2 देखो ऊपर वाला एरिया लेना है, 1 आएगा। आपसे कोई बोले इंटीग्रेशन कोस एक्स बताओ 0 से पाई, तो 1 -1 0 आएगा। ठीक है, कोई आपसे पूछे कुछ भी पूछ सकता है, इंटीग्रेशन कोस एक्स dx बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पाई से 3π/2, तो पाई से 3π/2 बेटा ये वाला एरिया आएगा, बस ये वाला देखो, पाई से 3π/2 ये वाला एरिया आएगा। ये तो -1 है, तो इसका आंसर -1 आएगा। भले ही आप सोल्व करके देख लेना, भले ही आप सोल्व करके देख लेना, ऐसे ही आएगा ये इसी तरीके से। तो ये साइन और कोस के इंटीग्रेशन बड़े जल्दी हो जाते हैं अगर आपको ये ट्रिक पता है तो, ठीक है। नेक्स्ट कुछ छोटी छोटी चीज़ें और बची है, वो देख लेते हैं, फिर अपन इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बहुत काम आती है। कुछ लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं कि 1 + x की पावर n है, कि 1 + x की पावर n है, और x काफ़ी छोटा है 1 से, तो इसको आप 1 + nx लिख सकते हैं। लेकिन अपन जब फिजिक्स में यूज़ करते हैं तो अपने को ऐसी फॉर्मेट मिलती है जहाँ पे 1 मिलता नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम तभी लगेगी जब यहाँ पे 1 हो, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ 1 बनाते हैं, इस x को कॉमन लेते हैं। इस x को जैसे आप कॉमन लोगे यहाँ 1 बन जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में चला गया, ऊपर पावर n x के साथ बाहर निकल जाएगी। अब 1 के साथ जो जुड़ रहा है वो काफ़ी छोटा है 1 से, क्यों? क्योंकि डेल्टा x काफ़ी छोटा है x से, तो फिर ये पावर आगे आ जाएगी, फिर ये पावर आगे आ जाएगी, फिर आप चाहो तो x को वापस अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये लगाने का तरीका है, ठीक है, ये लगाने का तरीका है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बच्चे खाली ये याद रख लेते हैं। अच्छा माइनस होगा तो भी चलेगा, पावर माइनस होगी तो भी चलेगी, लेकिन अपन इसको भी याद रखें, इसको भी याद रखें कि बाइनोमियल थ्योरम तभी लगेगी जब 1 के प्लस माइनस में कुछ हो। अगर आप सीधा यहाँ n को लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर कोई बच्चा ऐसे लिखता है s इसको सोल्व करके कि x + n डेल्टा x बन जाएगा, ये सही नहीं है, ये गलत है। सबसे पहले आपको x को कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ 1 बनाना पड़ेगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये आपको याद होंगे, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का क्यूब, a - b का क्यूब, ये फॉर्मूले हैं। इसके बाद हमारे पास है एपी सीरीज। एपी सीरीज जैसे अगर कुछ ऐड होता रहे, 2 के अंदर 3 ऐड किया 5 बना,
5 के अंदर 3 ऐड किया 8 बना, 8 के अंदर 3 ऐड किया, ऐसे फिक्स नंबर का मैं एडिशन करता जाऊँ तो सीरीज जो बनती है उसे अपन बोलते हैं एपी सीरीज। एपी सीरीज के अंदर अपने को nth टर्म पता होनी चाहिए, कोई बोले तीसरी टर्म बताओ, चौथी टर्म बताओ, तो उसका फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए है फर्स्ट टर्म, ये है nth टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, इन्हीं भी दो कंजुगेटिव टर्म्स को माइनस करोगे तो आएगा। फिर फर्स्ट एन टर्म का अगर आपको सम चाहिए तो वो n बाई टू, टू ए एन माइनस वन इंटू डी होता है। उसी तरीके से जीपी सीरीज ऐड करने के बजाय अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, जैसे 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से 4 बना, 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 8 बना, 8 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 16 बना, 16 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 32 बना, तो ये सीरीज चलती रहेगी इनफाइनाइट तक। या मैं 5 का डिवाइड कर दूँ तो 1/5 बना, फिर से 5 का डिवाइड कर दूँ 1/25 बना, फिर से 5 का डिवाइड कर दूँ 1/125 बना। इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। तो एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई या फिक्स नंबर से डिवाइड होता रहे तो जीपी सीरीज बनती है, जीपी सीरीज बनती है। अब हमारे ये वाली सीरीज बहुत काम आती है जिसके अंदर आर की वैल्यू, जैसे अपन बोलते हैं कॉमन रेशियो, जो सी आर लिखा हुआ है कॉमन रेशियो, ये कैसे मिलता है, कोई भी आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड कर दो, कॉमन रेशियो मिलता है आर। तो अगर इनफाइनाइट टर्म की जीपी है उसका सम निकालना हो तो फॉर्मूला होता है ए ओवर वन माइनस आर, ए ओवर वन माइनस आर। ये उसके लिए लगता है जिसमें आर की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी हो, ठीक है, 1 से छोटी हो, उसके लिए ये चीज़ लगती है। तो ए ओवर वन माइनस आर बहुत काम आएगा, ग्रेविटेशन के अंदर काम आएगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर काम आएगा, और भी बहुत सारे चैप्टर है जहाँ काम आता रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख नहीं रही होगी, एक मिनट मैं सही कर देता हूँ इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लॉगरिथम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ऐसी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप इक्वेशन मिले तो इस इक्वेशन के बेटा दो रूट्स आते हैं, अल्फा और बीटा, या एक्स वन एक्स टू बोल सकते हैं, उनको कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू है। बाकी इसका एप्लीकेशन बेटा जब क्वेश्चन करते हैं तभी पता लगता है। लॉगरिथम, लॉग एक्स नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी कि अगर मान लो कि आपको लॉग 10 की वैल्यू निकालनी, एल एन 10 की वैल्यू निकालनी है तो वो तो नहीं पता, लेकिन आपको लॉग बेस 10 में पता होती है वैल्यू 1 होती है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 2.303 से तो वो नेचुरल लॉग में वैल्यू आ जाएगी। और क्या है, ये लॉग के इनपुट के अंदर कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई में, जैसे x इंटू वाई मल्टीप्लाई में तो ये log x प्लस log y बन जाएगा, अलग अलग एडिशन में आ जाएंगे। डिवाइड में है तो log x माइनस log y बन जाएगा, log x माइनस log y बन जाएगा। ये बेस और ये इनपुट अगर इनको एक्सचेंज करें तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा। यहाँ y बेस है, x इनपुट है, यहाँ x बेस बन गया, y इनपुट बन गया, ठीक है। इस तरीके से रेसिप्रोकल में आ जाएगा। एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, अब देखो ये और ये तो सेम ही चीज़ है, ठीक है, ये और ये तो सेम चीज़ है। एक और है कि अगर log के अंदर जो है x की पावर n हो तो बेटा ये पावर आगे आ जाती है, ये भी हमारे बहुत काम आता है, ठीक है, ये भी हमारे बहुत काम आता है। इसके अलावा और चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे, रूल लिखे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो ये था बेसिक मैथ्स के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो बेस्ट वे में रिवीजन हो सकता था, वो रिवीजन मैंने आपको करवा दिया है। ऐसे ही अपन हर चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, हर चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं ताकि आपका एग्जाम बहुत बढ़िया हो सके। थैंक यू वेरी मच।